ऐसा है जी, देखो मैं एक आदमी का पर्सनल नाम तो लूंगा नहीं, बस आपको एक लाइन में ही इसका आंसर दे दूंगा। जिस मीटिंग में हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शामिल हो, तो वो घोटाला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ खत्म होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। कि जब भी हम चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जब भी हम कोई इस इतनी बड़ी लैंड को हम बेचते हैं तो खेवट को अलग करवाया जाता है। सबसे पहले काम होता है खेवट अलग करवा के और फिर उस जमीन की सेल करना। आप शुगर मिल की जमाबंदी उठा के देखिए, एक खेवट में 4 पार्टियां। खेवट आपने अलग नहीं कराई। खेवट ना अलग करवाने की वजह से आपको ये भी नहीं पता लगा कि आप पैमाइशी नहीं हुई जमीन, बस 4 दीवारी के अंदर जो है उसको 68 एकड़ बता दिया गया। चाहे वो फालतू हो, चाहे हम तो 72 ही कह रहे हैं, क्या पता 72 से फालतू निकले और क्या पता वो 72 से 68 से भी कम निकले। वो करवाए बिना ही उस जमीन को देने की तैयारी। अगर एक अधिकारी 2 विभागों को संभाल रहा हो तो वो अपने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी मेरे ख्याल से कोई कोर्ट में रिप्लाई नहीं देगा। एक ही अधिकारी था, नाम नहीं लूंगा, सबको पता जो अभी 2000 जनवरी 2023 में कौन अधिकारी था उसका आप खुद पता लगा लीजिए। 2023 में जो अधिकारी था वो HSVP का भी एडिशनल इंचार्ज था और वो शुगर मिल का भी इंचार्ज था। तो वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे 30 करोड़ में वो जमीन खरीद ली गई। चलो कोई बात नहीं, ले लेता है एक विभाग दूसरे विभाग से ले लेता है, मदद लेता है। उसके बाद उसी लेटर में एक वर्ड लिखा हुआ है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक लाइन है स्पेसिफिक कि हमने लैंड परचेज करने के पर्पज से 354.71 करोड़ रुपया लिया है। अगर 354 करोड़ 71 लाख रुपया अगर शुगर मिल को खरीदने के लिए लिया गया, वो भी नई न्यू को, तो फिर ये 33 करोड़ की रजिस्ट्री क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, आप 33 करोड़ की रजिस्ट्री आपके पास, आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, और 354 करोड़ 71 लाख रुपए आप ये कह रहे हैं कि हमने लिया, तो किससे लिया? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आपको हमने पानीपत शहर के अंदर सड़कों में, नालियों में, सीवरेज में और अन्य ना जाने कैसे कैसे घोटालों के पर्देफाश करके दिखाया है कि किस तरीके से ये लोग घोटाले करते हैं और करोड़ों रुपए की चपत जो है सरकार और जनता को लगाते हैं। इस तरह के न जाने कितने ही घोटाले आपने देखे होंगे, लेकिन एक सबसे बड़ा घोटाला आज जो पानीपत का ही है, मेन सिटी का है, उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। और उसकी जो जानकारी है, उसकी पूर्णतः जानकारी हमारे साथ मौजूद हैं राकेश मान जी, एडवोकेट हैं, और इनके ज़रिए हमारे पास एक बात आई थी कि पानीपत के अंदर 6000 करोड़ का, जी हाँ 6000 करोड़ का घोटाला किया गया है। वो घोटाला क्या है और उस पर मान साहब ने क्या एक्शन लिया, किस तरीके से उसकी जानकारी निकलवाई, ये सारी बातें मान साहब से ही जानेंगे, क्योंकि इन्होंने इस केस को पूरी तरह से स्टडी किया है। और एक एक कागज़, ये देखिए, ये इतनी बड़ी फाइल जो है, ये कोई इन्होंने ज़ुबानी या वर्बली सारी चीज़ें नहीं एकत्रित की हैं, ये सारे कागज़ निकलवाए हैं। और शहर के बीचों बीच ज़मीन है जिसका ये घोटाला है, उसका खुलासा भी हम मान साहब से ही कहना चाहेंगे। जी मान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। नमस्कार जी। जी मान साहब, जैसा कि आपने हमें बताया कि 6000 करोड़ का घोटाला है। मान साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये 6000 करोड़ का घोटाला आप कह रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी आपने ली? हाँ जी, ये 3 से 6 के बीच का कह सकता हूँ मैं, इसके 3000 से 6000 करोड़ के बीच का है जी। अब ये घोटाला है या कुछ और है, ये तो सरकार ही बताएगी जी, सरकार ही बता सकती है, पर मैं तो इसको घोटाला ही कहूँगा जी। हाँ जी, मैं तो छोटे शब्दों में यही कहूँगा कि घोटाला ही है और कुछ नहीं है। अच्छा मान साहब, ये मामला पानीपत के किस एरिया का है? ये ओल्ड शुगर मिल गोहाना रोड, जो ओल्ड शुगर मिल थी उसका मामला है, ये उसकी लैंड का मामला है। अच्छा, उसकी जो लैंड है, वास्तव में आपने कहा कि पुरानी जो शुगर मिल है उसकी लैंड का मामला है, क्या मामला है और किसके द्वारा ये घोटाला किया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? क्योंकि इतना बड़ा घोटाला अगर होता है तो कोई, कहते हैं छुट भैया नेता या छुट भैया अधिकारी तो इसको कर नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं कोई बड़ा ही मामला होगा और बड़े ही लोग इसमें शामिल होंगे। ऐसा है जी, देखो मैं एक आदमी का पर्सनल नाम तो लूंगा नहीं जी, बस आपको एक लाइन में ही इसका आंसर दे दूंगा। जिस मीटिंग में हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शामिल हो जी, तो वो घोटाला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ ख़त्म होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं बस।
तो देखिए इन्होंने नाम लिया हरियाणा के एडिशनल चीफ। जिस मीटिंग में शामिल होते हैं तो उस घोटाले में कौन कौन शामिल हो सकते हैं, इसका इशारा आप भी समझ गए। क्योंकि शासन और प्रशासन के, कहते हैं शासन और प्रशासन की अनुमति के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। सारी बातें मान साहब ने 2 ही लफ्ज़ों में पूरी कर दी। अच्छा मान साहब, ये घोटाला है किस तरीके से? आप ये कहते हैं कि शुगर मिल तो चली गई वहाँ पर। देखिए जी, लास्ट ईयर धार में नई शुगर मिल बनी थी जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री साहब ने किया था जी हम भी बहुत खुश हुए थे कि एक नई जगह शुगर मिल लगी है, और मेरे ख्याल से हरियाणा की सबसे उत्तम तकनीक की शुगर मिल लगी है। भाई प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। पर उसके बाद जो यहाँ पे कर्मचारी रह रहे थे, जो रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ के कर्मचारियों ने मांग करी कि जी हम यहाँ पे 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं और ये लैंड का देखो गवर्नमेंट ने बेचनी है, भाई ये लैंड हमें दे दीजिए, हम पैसा दे देंगे, हमें कोई इशू नहीं है जी। तो उसको लेकर कई बार वहाँ के लोगों ने इकट्ठे होकर लेटर भी दिए गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री साहब को भी दिए, पर सरकार ने नहीं सुनी। उसके बाद हम कोर्ट में गए इस मैटर को लेके। हमें पता लगा कि इसमें एक पार्टी और है जो कि इसमें जिसकी ये ज़मीन है और उस पार्टी को पता भी नहीं है कि ज़मीन है कि नहीं है उसकी। हमने उस पार्टी को अवगत करवाया, उस पार्टी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हमने इन सब को एक पार्टी बना के और हमने कोर्ट में मामला दायर किया, पर उस टाइम तक हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा कुछ मिलेगा इसमें। ये फिर जब टाइम के हिसाब से कागज आते रहे हमारे पास, हम कोर्ट में सबमिट करते रहे कागजों को, तो फिर पता लगा कि ये तो कुछ और ही मामला है, ये तो मामला ही कुछ और है। ये असलियत में सिर्फ एक वो कहते हैं कि एक तो छोटा स्कैम होता है, एक बहुत बड़ा होता है। मेरे ख्याल से ये ना तो ये छोटा और ना ये बहुत बड़ा, ये मीडियम स्कैम कह सकता हूँ, क्योंकि इंडिया में इससे बड़े बड़े स्कैम होते आए हैं। अच्छा मान साहब, अभी आपने कहा कि इसमें एक पार्टी और है, वो दूसरी पार्टी है कौन? शुगर मिल के अलावा दूसरी पार्टी है कौन? जी एक पार्टी है वक्फ बोर्ड जी। वक्फ बोर्ड है इसमें एक पार्टी। वक्फ बोर्ड की नियर अबाउट 3 से 4 एकड़, मैं 4 एकड़ ही कहूँगा, 4 एकड़ के करीब ऐसी लैंड है जो वक्फ बोर्ड की है जी। जो इस शुगर मिल की 4 दीवारी के अंडर आती है और जिसको कि आप ये लगा लीजिए 68 एकड़ के करीब शुगर मिल, 4 एकड़ के करीब वो जो बाउंड्री के अंदर आती है। ये पूरी की पूरी भूमि को एक दूसरे विभाग को देने की तैयारी थी। मतलब 68 एकड़ का तो पैसा ले, 4 एकड़ का पता ही ना लगे, तो अब वो जाएगी किसके पास जाएगी मुझे नहीं पता। तो मतलब 68 एकड़ का सौदा जो है, हाँ जी, मतलब 68 एकड़ का होगा, जमीन जाएगी 72 एकड़। मतलब यहाँ भी 4 एकड़ का घोटाला। यहाँ भी 4 एकड़ का। अब वो 4 एकड़ किस तरह जाए, क्यों चली गई, अब वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी या विभाग बताएगा। अच्छा, जब मतलब कहते हैं ज़मीन चाहे छोटी हो या बड़ी हो या मतलब अनलिमिटेड हो, उसकी जब रजिस्ट्री होती है, उसके जैसे छोटे प्लाट होते हैं गज नापे जाते हैं, बड़े प्लाट होते हैं एकड़ नापे जाते हैं, तो क्या मतलब जब इसका सौदा इसका हो रहा था ज़मीन का, तो ये नहीं देखा गया कि कितने एकड़ और कितने की रजिस्ट्री हो रही है? मैडम आप एक बात बताइए कि मेरे ख्याल से आपको पता भी होगा कि जब भी हम, चाहे वो गाँव में हो चाहे शहर में हो, जब भी हम कोई इतनी बड़ी लैंड को हम बेचते हैं तो खेवट को अलग करवाया जाता है। सबसे पहले काम होता है खेवट अलग करवा के और फिर उस ज़मीन की सेल करना। आप शुगर मिल की जमाबंदी उठा के देखिए, एक खेवट में 4 पार्टियाँ, खेवट आपने अलग नहीं कराई। खेवट ना अलग करवाने की वजह से आपको ये भी नहीं पता लगा कि आप पैमाइशी नहीं हुई ज़मीन की। बस 4 दीवारी के अंदर जो है उसको 68 एकड़ बता दिया गया, चाहे वो फालतू हो, चाहे हम तो 72 ही कह रहे हैं, क्या पता 72 से फालतू निकले और क्या पता वो 72 से 68 से भी कम निकले। वो करवाए बिना ही उस ज़मीन को देने की तैयारी थी। मतलब कहीं ना कहीं अनपढ़, कहते हैं लोग कहते थे कि अनपढ़ तो बेवकूफ़ होते हैं, यहाँ पढ़े लिखे भी हैं। मैडम पढ़े लिखे कह लो या फिर इसको आप ये कह लो कि भाई मैं बेवकूफ़ तो नहीं कहूँगा, चालाक कहूँगा। पढ़े लिखे और स्मार्ट कहूँगा, क्योंकि अधिकारी कभी बेवकूफ़ नहीं हो सकते और अधिकारी और सरकार हमेशा ओवर स्मार्ट होती है। मतलब ये उनकी ओवर स्मार्टनेस ही है कि 68 एकड़ ज़मीन मोल देनी है, उसमें 4 और मिला के दे रहे हैं। मैडम वो 4 तो ऑटोमेटिक मिल गई ना, कि जब पैमाइश ही नहीं हुई। अब मैं कैसे कह दूं कि आपको वो 72 ही है, 72 से ज़्यादा भी हो सकती है और हो सकता है वो 68 से भी कम हो, ये भी हो सकता है, पर वो पैमाइश है ही नहीं। अच्छा, ये तो होगी ज़मीन की बात कि कितने एकड़ हैं। आपने बोला कि 3.5 से 6,000
करोड़ का स्कैम है, ये मामला है, वो कैसे है? आप मतलब अगर जमीन दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो कोई जायज ही तो होगा उसका सौदा। मैडम ऐसा है, इस ज़मीन का सौदा एक 2016 में धार में नई ज़मीन ली गई थी। जी वो ज़मीन की जो ली गई थी वो ली गई थी नियर अबाउट 33 करोड़ रुपये में, 33 करोड़ समथिंग लाख वगैरह में कुछ ली गई थी। तो उसकी रजिस्ट्री हमारे पास है आज की तारीख में, जो इन डॉक्यूमेंट्स में है। तभी हमें पता लगा भी 33 करोड़ की नहीं, हमें कहाँ से पता लगता मतलब ये सारी बातें वर्बली नहीं है, जुबानी नहीं है, सिर्फ पूरा डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ डॉक्यूमेंट्स है, मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, और वो भी कोर्ट में सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स। जी डॉक्यूमेंट्स ही वो नहीं है जो बाहर के हैं, जो जो कोर्ट में सबमिट है वो हैं। तो 33 करोड़ रुपए की पता लगी हमें, भाई रजिस्ट्री है तो पता लग जाएगा, हमें तो शुक्र पता लगा। तो उसके बाद हमारे हाथ में एक लेटर लगा, एक लेटर था ये 19/4/2022 का। जी उस लेटर के हिसाब से हमें पता लगा कि भाई ये इस ज़मीन के की एवज में 2015 में हुड्डा या HSVP से 35 करोड़ रुपया लिया गया था। सिर्फ 35 करोड़ रुपया। 35 करोड़ रुपया सिर्फ? हाँ सिर्फ 35 करोड़। मतलब एक्चुअल कीमत थी ये पुरानी शुगर मिल की या एक्चुअल? आप सुनिए, 33 करोड़ में वो ज़मीन खरीद ली गई। जी चलो कोई बात नहीं, ले लेता है एक विभाग दूसरे विभाग से ले लेता है, मदद लेता है। जी 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 उसके बाद उसी लेटर में एक वर्ड लिखा हुआ है जो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक लाइन है स्पेसिफिक कि हमने लैंड परचेज करने के पर्पज से 354.71 करोड़ रुपया लिया है। अगर 354 करोड़ 71 लाख रुपया अगर शुगर मिल को खरीदने के लिए लिया गया है, वो भी नई न्यू को, तो फिर ये 33 करोड़ की रजिस्ट्री क्यों है? सबसे बड़ी बात तो ये है, जी आप 33 करोड़ की रजिस्ट्री है आपके पास, आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, और 354 करोड़ 71 लाख रुपए आप ये कह रहे हैं कि हमने लिया, तो किससे लिया? पता नहीं किससे लिया होगा। मतलब उसमें कोई जानकारी नहीं है कि ये जो 354 करोड़ रुपया लिया गया, कहाँ से लिया गया, कैसे लिया गया, या किस बेस पे लिया गया? किस बेस पे लिया? ये पता लगा कि ये हमें बाद में पता भी लगा कि ये हरको बैंक से कोई लोन वगैरह लिया गया। जी कोई हरको बैंक से लोन लिया गया। किस लिए लिया गया उसका इन्होंने खुद मीटिंग में ब्यौरे में दे दिया है। ये मीटिंग हुई थी 19/4/2022 को, जी और उसमें एक एजेंडा पास हुआ कि 30 जून 2022 को इस लैंड को HSVP को हम सौंप रहे हैं। 30 जून 2022 को ये केस फाइल हुआ था, 13 जून 2022 को, यानी कि हैंड ओवर करने से सिर्फ 17 दिन पहले ये केस फाइल हुआ था। जो केस फाइल हुआ है, ये हाँ। केस फाइल करवाया किसने? ये वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ शुगर मिल में लोग, जो लोग रिहाइश थी जिनकी, वो चाहते थे कि हमें मिल जाए। ये फाइल तो उस वजह से हुआ था, निकला कुछ और इसके अंदर फिर। तो अब मैं जैसे आपको कह रहा हूँ 3 से 6 हज़ार करोड़ का घोटाला है, आप भी कहोगे यार ऐसे थोड़ी हो सकता है। इसमें हमारे पास 1/4/2022 की वैल्यूएशन रिपोर्ट जो कि तहसीलदार बना के दी, जिसने दी शुगर मिल को, जी मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। वो वैल्यूएशन की रिपोर्ट के हिसाब से 3 से 6 हज़ार करोड़ रुपए कीमत बैठती है। मतलब 3 से 6 हजार करोड़। ये वो है जी, ये वो वैल्यूएशन का लेटर है। तो ये वैल्यूएशन का लेटर है, इसमें मतलब एक्चुअल जो शुगर मिल की जमीन है उसकी वैल्यूएशन करवाई है। ये उसकी वैल्यूएशन है, जी। ये उसकी वैल्यूएशन की रिपोर्ट है जो 1/4/2022 को शुगर मिल को दे दी गई थी। 19/4 को मीटिंग होती है, 1/4 को वैल्यूएशन लगाई जाती है और 30/6 को सौंपने की तैयारी कर दी जाती है, यानी कि विद इन 1-2 मंथ कानो कान खबर ना हो, दी जाए, कहानी खत्म। ये तो केस डल गया, इसलिए आपको, मेरे को, सबको पता लग गया, अदरवाइज पता भी नहीं लगना था। मतलब इनका तो वो काम था कि जुम्मा 8 दिन में सारा कुछ ले दे के रफा दफा कर दो। हाँ बस, और हो ही गया था। ये तो केस फाइल हो गया, इसीलिए बच गया, अदरवाइज ये हो गया था ये काम। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कहना है कि अगर वो जो शुगर मिल के अंदर रेजिडेंशियल जिनको प्लॉट्स मिले हुए थे, मकान मिले हुए थे, उनकी वजह से शहर का मोटा नुकसान होने से बच गया। बिल्कुल। अब ये तो सरकार ही बताएगी कि सरकार इसको आगे बचाना चाहेगी या नहीं बचाना चाहेगी, वो तो सरकार ने बताना है। या फिर अब माननीय अदालत में ये कोर्ट में पेंडिंग है, ये माननीय अदालत में पेंडिंग है। अदालत ने इस पर स्टेटस क्यों कर दिया है? फॉर पोजेसन एंड एलिनेशन, ना आप इसको बेच सकते ना खाली करा सकते, पूरी की पूरी भूमि पे ये हो गया है। तो अब फिलहाल तो ये बचा हुआ है, कितने दिन बचेगा? सरकार की कितने दिन, उससे पहले जांच करवा के कौन इसमें दोषी है, चाहे वो सरकार का है, चाहे वो विपक्ष का है, चाहे वो अधिकारी है, छोटा है बड़ा है, सरकार उस पर एक्शन लेगी तो सरकार की मर्जी है, कोर्ट अपना काम करेगी।
हमें विश्वास कोर्ट पे, कोर्ट जो फैसला देगी वही सरमथ्य है। अच्छा मान साहब, एक बात इसमें और गौरतलब है कि जब एक पार्टी कोई चीज बेचती है और दूसरी पार्टी खरीदती है, हाँ जी। जो पार्टी पैसे देती है अगर उसको उसकी चीज नहीं मिलती है तो वो अपने पैसे डबल करके मांगता है। हाँ बिल्कुल मांगता है। तो इसमें HSVP जो है हाँ जी। उसने फिर डिमांड नहीं करी जब इस जमीन पे स्टे लग गया कि भी मैंने तो ये जमीन खरीदी थी लेकिन मैं पैसे दे चुका हूँ, हाँ जी। तो मेरे पैसे मुझे डबल करके दो। डबल ना तो सिंगल तो लेने ही चाहिए उनको, क्या उन्होंने ये डिमांड नहीं की? ऐसा है जी, इस केस में HSVP पार्टी था, इस केस में पार्टी था जी। हमने उसको भी पार्टी बनाया था, पर HSVP ने अपने आप को इस केस से ही अलग कर लिया। अलग कैसे कर लिया कि उन्होंने अपना डिफेंस ही स्टक ऑफ करवा लिया। अब डिफेंस स्टक ऑफ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि डिफेंस स्टक ऑफ का मीनिंग होता है कि जो भी ऑर्डर पास होगा फाइनली, जो भी होगा वो मान्य होगा। मतलब उसमें चाहे उसके पैसे मिले या ना मिले या उसे एक्स्ट्रा जुर्माना लगे या सजा मिले, कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसके खिलाफ जाए, हक में जाए, ना वो उसमें आर्गूमेंट करेगा, ना उसमें रिप्लाई देगा, वो सिर्फ वॉच करेगा केस को बैठ के कि वॉच तो कर रहा हूँ मैं पर कर नहीं सकता, हाथ कट गए मेरे। और वो हाथ भी जानबूझ के अपने आप कटवाए जाते हैं। स्टक ऑफ ऐसे नहीं होता केस कभी भी। स्टक ऑफ जब होता है जब कोर्ट कहे कि आप रिप्लाई दीजिए, आपको मौके दे जाए, आप कोर्ट में पेश भी हो पर रिप्लाई ना दूँ, और लास्ट में फिर कोर्ट ये कहे कि कितना वेट करेगी कोर्ट ये कहे कि आपने रिप्लाई तो देना नहीं, इसलिए आपका डिफेंस ही स्टक ऑफ कर देते हैं। तो उस डिफेंस स्टक ऑफ होने के बाद, हालांकि डिफेंस स्टक ऑफ टूट जाता है, डिफेंस स्टक ऑफ एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। आज डिफेंस स्टक ऑफ हुए 8 महीने हो गए हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं लगी है। कोई एप्लीकेशन लगी वो टूट जाता है, पर वही अब वो टूट भी नहीं सकता, अब वो डिफेंस स्टक ऑफ भी नहीं टूट सकता। अब वो जब टूटेगा जब हम चाहेंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। आप पहले कहाँ थे? आप पहले कहाँ थे? आपने पहले क्यों नहीं, आप जब इस केस में पार्टी है तो आपने क्यों नहीं डिमांड करी? हमने आपको सिर्फ इसलिए पार्टी, आपका नुकसान करने के लिए पार्टी नहीं बनाया था। हमने तो आपसे पूछा था कि आपने कैसे खरीद लिया, आप इन लोगों को ये ज़मीन दे दीजिए, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। उन्होंने तो इस केस से ही अपने आप को अलग कर लिया कि हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। अब लेना देना नहीं है तो ये मीटिंग हो, जो ये मीटिंग है, जो ये अखबारों में भी आई है, आप सब पूरी मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा को पता है, ये मेरे को नहीं पूरे हरियाणा को पता है इस केस के अलावा भी, कि ये ज़मीन HSVP को सौंपी जानी थी, यहाँ उड्डा के प्लाट कटने थे, ये होना था, वो होना था, डेवलपमेंट होनी थी, पर वो डेवलपमेंट सही तरीके से तो हो कम से कम। अच्छा मान साहब, जब आपने इतनी ज़्यादा जानकारी निकलवाई है कि ज़मीन कितनी है, कितनी इसकी कीमत है, कितने पैसे मतलब शुगर मिल ने मतलब लोन में उठाए और कितने पैसे की वो ज़मीन खरीदी गई नई शुगर मिल की, ये सारी जानकारी इकट्ठा किया है, तो ये स्टफ ऑफ जो किया गया है इसकी भी जानकारी जरूर निकलवाई होगी कि ये क्यों किया गया, क्योंकि अहम सवाल है ये, ऐसा मतलब HSVP ने क्यों किया? ऐसा है जी, अगर एक अधिकारी 2 विभागों को संभाल रहा हो तो वो अपने एक दूसरे के खिलाफ कभी भी मेरे ख्याल से कोई कोर्ट में रिप्लाई नहीं देगा। एक ही अधिकारी था, नाम नहीं लूँगा, सबको पता, उस जो अभी जनवरी 2023 में कौन अधिकारी था उसका आप खुद पता लगा लीजिए। 2023 में जो अधिकारी था वो HSVP का भी एडिशनल इंचार्ज था और वो शुगर मिल का भी इंचार्ज था, तो वो एक दूसरे के खिलाफ कैसे? अच्छा, मतलब जमीन बेचने वाला भी वही है और खरीदने वाला भी वही है, मतलब दोनों हाथों में लड्डू थे उनके। चार्ज जो था वो चार्ज एक ही आदमी को दे रखा था, एडिशनल चार्ज था उनके पास HSVP का। तो उस अधिकारी से पूछिए या विभाग से पूछिए, ये तो मैं तो नहीं बता सकता। कहीं ना कहीं उसने डबल चार्ज का बेनिफिट उठाने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोगों की सतर्कता की वजह से ये मामला यहीं रुक गया, मतलब कोर्ट में चला गया, बल्कि रुक नहीं गया, कोर्ट में चला गया। ऐसा है जी, फिलहाल तो रुका ही हुआ है और वो भी माननीय अदालत की वजह से। आज कोर्ट है तभी ये संभव है, अगर कोर्ट नहीं होगी तो ये संभव भी नहीं होगा। ये तो कोर्ट है, अदालत है, और वही बात है कि सिर्फ एक अदालत को ही मैं ये मानता हूँ कि जो निष्पक्ष है, अदालत ही निष्पक्ष है, तभी आज इस मुद्दे पे हम यहाँ बोल रहे हैं। अगर अदालत भी निष्पक्ष ना होती तो आज इस मुद्दे पे हम बोलने वाले भी नहीं होते। अच्छा मान साहब, एक बहुत ही कड़वा सच्चाई मैं आपसे कहूँगी, कहते हैं जब ये इतने बड़े बड़े स्कैम होते हैं, इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं, तो कहीं ना कहीं पावरफुल लोग होते हैं, और आपने ये मुद्दा उठाया, सारा हैंडल भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि आप मतलब पर्सनली भी इसको मैटर को उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी आता है, दबाव आने से बीच में छोड़ देंगे या मामले को
एक कहते हैं जो फाइनल निर्णय है वहां तक भी पहुंचाएंगे। ऐसा है जी, बीच में तो छोड़ेंगे नहीं। और जहाँ तक दबाव आने की बात है, देखिए दबाव कुछ आ भी रहा है, आगे और भी आएगा, आने दीजिए। मैं प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट हूँ, और एडवोकेट का काम दबना नहीं होता है। एडवोकेट का काम केस लड़ना होता है, अपने क्लाइंट्स को न्याय दिलवाना होता है। अगर एडवोकेट ही ये काम करने लग गए, एडवोकेट ही डरने लग गए, तो फिर जस्टिस कहाँ मिलेगा आपको। और अगर ये दबाते हैं, कुछ करते हैं, तो मेरे साथ मेरी पूरी बार, मेरे एडवोकेट और मेरे साथ आम जनता सब है मेरे साथ। मुझे उम्मीद है कि सब मेरे साथ खड़े होंगे उस टाइम। बाकी जो पावरफुल लोग हैं, जो भी हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पावर का इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए, ना कि गलत जगह। कुछ शहरवासियों से भी अपील करेंगे, क्योंकि ये ज़मीन केवल और केवल चंद अधिकारियों या नेताओं की नहीं है, ये सारी की सारी जितनी पानीपत की जनता है सबकी है। उनसे कुछ अपील करें। ऐसा है जी, ये पानीपत की नहीं, ये पूरे हरियाणा की, पूरे देश की जनता की ज़मीन है। मैं उनसे एक ही अपील करूँगा कि आप सरकार से पूछिए कि ऐसा क्यों। ये तो एक डिपार्टमेंट की बात है जो आज आपके सामने ओपन हुई है। डिपार्टमेंट बहुत है हरियाणा में, तो वो डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो कोई आपको, मेरे जैसा कोई आएगा वो भी बता देगा आपको। पर मैं इतनी ही गुजारिश करूँगा पूरे हरियाणा से, पूरे देश से, जनता से, कि भाई साथ दीजिए इसमें। ये आपके टैक्स का पैसा है, ये आपकी मेहनत की कमाई है। ये ऐसे ही कुछ लोगों की जेब में चली जाए, वो अच्छा नहीं। तो देखिए, ये थे हमारे साथ राकेश मान, और आपको बता दें इन्होंने ये जो सारी फाइल है किसी एक दिन में नहीं, पिछले कम से कम 1 साल से ये लगे हुए हैं इस फाइल को रेडी करने के लिए। और इन्होंने एक एक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किया है, और एक एक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद, पूरी तह तक जाने के बाद, इन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया कि पुरानी जो शुगर मिल है पानीपत की, उसको लेकर के 6,000 करोड़ तक का, जी हाँ 6,000 करोड़ तक का इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा है कि 3.5 से 6,000 करोड़ तक का ये घोटाला हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि 68 एकड़ जो ज़मीन है वो शुगर मिल की है, और 4 एकड़ ज़मीन उसमें वक्फ बोर्ड की है। और अगर आप शहर के कहते हैं कि बिल्कुल कहते हैं आउटर एरिया में भी जाते हैं, वहाँ भी आज 20-22 हज़ार रुपये गज से ज़मीन कम नहीं है। लेकिन यहाँ शहर के बीचों बीच जो ज़मीन है शुगर मिल की, और 72 एकड़ ज़मीन है, उसको कुल 35 करोड़ रुपए में सेल कर दिया गया। और वो सेल किया गया HSVP को। और जैसा कि मान साहब ने बताया कि उस समय, जिस समय इस ज़मीन का सौदा हुआ 2022 में, शुगर मिल और HSVP के अधिकारी जो थे वो दोनों एक ही थे, यानी कि एक ही व्यक्ति के पास दोनों विभाग थे। और ये तो मामला आप इसी बात से समझ गए होंगे कि आखिर ये इतना बड़ा स्कैम हुआ कैसे। और मान साहब ने एक अपील भी की है तमाम हरियाणा वासियों से कि ये हमारे अपने टैक्स के पैसे की ज़मीन है, और ये इस पर तमाम हरियाणा वासियों का हक बनता है। और अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए साथ देना सीखिए, क्योंकि मान साहब किसी एक के हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सब के हक के लिए लड़ रहे हैं। और अगर आप लोग मान साहब के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कौन कौन मान साहब के साथ है, ताकि इनका हौसला जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए और ज़्यादा उत्साहित हो सके, और अच्छे से इसको केस को लड़ सकें, और आम जन को उनका हक दिला सकें। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई गई हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।